नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सती वर्षावास में ये सती साधना जागृति की कार्यशाला अवेकनिंग वर्कशॉप, इसका हमारा 8वां दिन है। 7 दिन तक हम ज्यादातर तैयारी के लिए, पूर्व तैयारी के लिए हम चर्चा कर रहे थे। और पूर्व तैयारी इसलिए है क्योंकि जब तक किसी काम की पूर्व तैयारी नहीं होती तब तक वो काम सफलता से पूरा नहीं होता। अगर पूर्व तैयारी अधूरी है, कुछ रह जाता है, तो काम करते वक्त दिक्कत आ सकती है। इसलिए पूर्व तैयारी के लिए थोड़ा अभी अनुभव से हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अपने आप से कनेक्ट होना है। तो अपने आप से कनेक्ट होना है मतलब क्या करना है, तो ये समझ लेने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। मन की तैयारी करनी पड़ती है, मन की भूमिका तैयार करनी पड़ती है। मन की भूमिका तैयार करनी पड़ती है कि क्या करना है। क्योंकि कोई भी बात पहले मन को समझ में आनी चाहिए, फिर वो प्रैक्टिस में आती है। पहले मन की तैयारी चाहिए, फिर वो वाणी और काया के व्यवहार में आती है। जो बात जिसके लिए मन तैयार नहीं है, उसके लिए काया कभी भी तैयार नहीं हो सकती। तो मन को तैयार करना कि हम सती साधना कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे। ये अभी तो फिलहाल चल रहा है, वर्तमान में ये काम चल रहा है कि बैठे हैं इसके प्रति, अगर कनेक्टेड है, जागरूक है, तो बैठे हैं तो बैठने में हमारी सती है, सुन रहे हैं तो सुनने में हमारी सती है, मैं बोल रहा हूं तो बोलने में मेरी सती है, देख रहा हूं तो देखने में मेरी सती है। और इसकी शुरुआत हम करते हैं कि ये काया आन करती है, अपान करती है, इसके जरिए, इसके माध्यम से हम अपने आप से कनेक्ट होने की प्रोसेस में लगते हैं, प्रक्रिया में लगते हैं। कनेक्ट क्योंकि अंदर बाहर चलता है, मन का अंदर बाहर चलता है, तो मन का ज्यादा अंदर होना, अति अंतर्मुखता भी प्रॉब्लमेटिक है। अति बाहर घूमना, अति बाहर भटकना भी प्रॉब्लमेटिक है। दोनों बातें प्रॉब्लमेटिक है। तो मन को दहलीज पर, उंबरठ्यावर, मन को दहलीज पर खड़ा होना चाहिए ताकि वो दोनों तरफ देख सके। तो मन को दहलीज पर खड़ा होना, इसका मतलब मन को अपना खुद का और अंदर बाहर का भान होना। तो मन की दहलीज कहाँ है, मन का उंबरठा कहाँ है, अंदर है।
मन का उंबरठा अंदर है, क्योंकि मन अंदर से ही इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है, या मन अपने आप में अंदर अंतर्मुख होता है। तो बहिर्मुखता और अंतर्मुखता दोनों मन को अगर महसूस करनी है, बाहर का भटकना और अति अंतर्मुख होना, अपने आप में अटक जाना, ये दोनों बातें अगर मन को महसूस होनी है, समझ में आनी है, तो उसे दहलीज पर खड़ा रखना। जैसे हम अपने घर के दहलीज पर खड़े होते हैं, तो घर के बाहर का और अंदर का देख सकते हैं। इसलिए दहलीज पर खड़ा होना आवश्यक है। और हमारी मतलब मन की दहलीज जो है वो अंदर है। अंदर अंदर कोई एक जगह नहीं है। ये इस बात को फिर समझ लेंगे, क्योंकि मन कोई एक जगह नहीं है। मन का अस्तित्व, अभी मन कहो, चित्त कहो, जिंदापन, मैं इसे कभी कभी जिंदापन कहता। और हमारी काया, शरीर सभी तरफ जिंदा है ना। मतलब एक एक बाल को खींचेंगे तो वहां भी कुछ महसूस होता है, और पाँव के अंगूठे को अगर खुजाएंगे थोड़ा तो वहां भी कुछ महसूस होता है। मतलब जिंदापन सभी तरफ है, कॉन्शियसनेस, जिंदापन सभी तरफ है। मतलब मन, चित्त सभी तरफ है, क्योंकि वेदनाएं सभी तरफ है। फीलिंग वो बाल में भी है, बाल में नहीं, लेकिन बाल के रूट में जहां आप कुछ खींचते हैं तो वहां महसूस होता है। पाँव के नाखून को या पाँव के उंगली को अगर थोड़ा आप टच करेंगे तो वहां भी महसूस होता है। हाथ को टच करेंगे वहां भी महसूस होता है। जहां, क्योंकि वेदनाएं जो है वो सभी तरफ फैली, क्योंकि ब्रेन से निकली हुई रीढ़ की हड्डी से चलती हुई जो नसें हैं, जो मज्जा संस्था है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो पूरे शरीर में टॉप टू बॉटम फैला हुआ है सभी तरफ। मतलब वेदनाएं सभी तरफ है, मतलब चित्त सभी तरफ है। और विचार पर मतलब हर एक का वो काम करने, कुछ बातें ऐसी है कि जैसे अभी विचार प्रक्रिया जो है वो महसूस होता है कि ब्रेन में चल रहा है। लेकिन चित्त जो है वो जो चाहिए नहीं चाहिए उसका असर सभी तरफ महसूस होता है। चित्त सभी तरफ महसूस होता है, और ज्यादातर उसका असर जो है वो हार्ट में दिखाई देता है। क्योंकि पूरा रक्ताभिसरण का सेंट्रल ऑफिस ये है। यहाँ पर सर्कुलेशन का, रक्ताभिसरण का, पूरे शरीर से खून यहाँ हार्ट में आता है, हार्ट से शरीर में फैलता है। मतलब हार्ट में आता है, अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है, हार्ट से वो हमारे फेफड़ों में फैलता है, फेफड़ों पर, और वहाँ जो हम आनापान करते हैं उसका ऑक्सीजन की वो लेन देन होती है, रक्त शुद्ध होता है, फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर पूरे शरीर में फैलता है। और फिर यूज किया हुआ खून, रक्त फिर से अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है। इस तरह का वो सर्कुलेशन चलता है। तो उसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ है। और जो हमारा चित्त, इमोशंस जो किसी कारण
वाइब्रेट होता है, कंपित होता है या उत्तेजित होता है या बैठ जाता है, वो सारा का सबका असर हमारे काया ज्यादातर हार्ट पर जल्दी महसूस होता है, लेकिन सभी तरफ उसका परिणाम होता है, सभी तरफ उसका परिणाम होता है। तो ये सब क्या चल रहा है, ये काया में उतरे बगैर समझ में नहीं आता। काया में उतरे बगैर ये सब समझ में नहीं आता। अब ये थोड़ा संभालना पड़ता है, कुछ लोग बाद में ज्वाइन होते हैं तो उनको एडमिट करना पड़ता है, अंदर लेना पड़ता है, तो थोड़ा मेरा ध्यान वहां जाता है, इसलिए थोड़ा समय से पहले अगर ज्वाइन हो जाते हैं, 1-2-5 मिनट इधर इंतजार करेंगे, लेकिन ज्यादा देर होती है तो फिर डिस्टर्ब होता है। तो ये जीवन, ये अस्तित्व महसूस होने के लिए जो पहला काम है वो काया से कनेक्ट होना है। इसके लिए हमारी पहली तैयारी चल रही है, इसे हम लेवल 1 में उतरना कहते हैं। लेवल 1 सती साधना के लेवल 1 में उतरना मतलब आनापान के आधार से काया में उतरना, ये लेवल 1 है। और काया में उतरेंगे तो फिर काया में वेदना यानी जिंदापन, फिर चित्त और विचार प्रक्रिया, ये दूसरे लेवल में ये सतिपट्ठान का काम है, और तीसरे लेवल में सप्तबोध्यान का। लेकिन ये जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, अपनी अपनी साधना पर निर्भर है। पहला प्रयास जो है वो काया से जुड़ जाना है। ये काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, अपान करती है, सांस अंदर लेती है, सांस अंदर छोड़ती है, सांस बाहर छोड़ती है। कल मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि अगर ये नैसर्गिक सांस शरीर किस तरह से लेता है, छोड़ता है, ये अगर समझ में नहीं आता है तो किसी छोटे बच्चे की तरफ देखो, उसका पेट जो है नेचुरली अप डाउन होता है। या किसी सोए हुए आदमी को देखो, जो आदमी सोया है तो उसका पेट जो एक चलता है ना, अभी वो सोया है लेकिन उसका पेट स्वयं आनापान करता है, मतलब पूरा पूरा धड़ करता है, लेकिन पेट की मूवमेंट जो है वो जल्दी देखिए दिखाई देती, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें लचीलापन है। लवचिकता। तो बच्चे को देखो या सोए हुए आदमी को देखो, काया जो नैसर्गिक रूप से आन अपान करते, उसके साथ अपनी तुलना आप कर सकते हैं कि आनापान इस तरह से नैसर्गिक रूप से चल रहा है। उसे सोए हुए आदमी को सांस जानबूझकर लेने की आवश्यकता नहीं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। बच्चा भी वो नहीं जानता आनापान चल रहा है,
वो जानता नहीं लेकिन चल रहा है। इसका मतलब शरीर नैसर्गिक रूप से आन करता है, अपान करता है। ये देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि काया में उतरना है, तो काया में जो कुछ एक्टिविटी चल रही है उसके आधार से हम उसमें उतर सकते, दूसरा कोई चारा नहीं। बस से, गाड़ी से कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी में पहले होना चाहिए, फिर वो अंदर का भी सब महसूस होगा और गाड़ी भी चलती हुई आपको महसूस होगी। गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, ये बॉडी भी चल रही है, गाड़ी चल रही, बॉडी भी चल रही, गाड़ी इसमें, इस काया में अनापान चल रहा है, हार्ट का काम चल रहा है, पाचन क्रिया चल रही है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, सब चल रहा है, सब ऑलरेडी गति है, ये गति। तो इस अनात्म गति को इस अनात्म गति में सती मिला ली। ये शब्द प्रयोग अगर आपको उपयुक्त लगते हैं, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ये शब्दों को याद करता हूं और वो शब्द आपको अपने आप प्रैक्टिस में ले जाते हैं। अनात्मा यानी हम नहीं करते कुछ, वो हो रहा है। जैसे नेचुरली जन्म हुआ, नेचुरली जीवन चल रहा है, और ये जीवन, ये जीवित काया नेचुरली आनापान करती है, तो नेचुरली सब चल रहा है नैसर्गिक रूप से। तो ये अनात्मा है। अनात्मा यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं। ये मेरा भ्रम है, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, और मैं विचार करता हूँ, और मैं आनापान करता हूँ, और मैं, वो इच्छा शक्ति के कारण ऐसा लगता है कि, लेकिन इच्छा शक्ति ये भी नैसर्गिक है। जीवन जो है वो कार्य कारण भाव पर चलता है, मतलब नैसर्गिकता पर चलता है। उसके लिए जो टेक्निकल शब्द है धम्म का, कार्य कारण भाव, कुछ न कुछ कारण है, इसलिए परिणाम हो रहा है। और वो कार्य कारण भाव वो खोजने के लिए सती का अभ्यास करना पड़ता है, जागृति का अभ्यास करना पड़ता है। एक्चुअली क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, मतलब क्या हो रहा है? तो ये सती है। जहां हम शांत हो जाते हैं एकदम, ये सती है। लेकिन शांति में सती सक्रिय होती है, सती कभी शांत नहीं होती। सती शांति में सक्रिय होती है। शांति में क्यों सक्रिय होती है? जिसे समथा कहा। समथा यानी शांति, शांति, ट्रैंक्विलिटी। शांति में सती, जागृति, भान ज्यादा सक्रिय होता है। क्यों सक्रिय होता है? क्योंकि शांति में सारी क्रियाएं क्लियरली महसूस होती है, स्पष्ट रूप से। इसलिए सती भी उनके साथ क्लियरली देख सकती है, स्पष्ट रूप से देख सकती है। लेकिन शांति नहीं है, समथा नहीं है, तो सब उथल पुथल है, सब उथल पुथल है। उबले हुए पानी को आप गहराई में नहीं देख सकते, लेकिन वही पानी जब शांत होता है तो आप उसके गहराई में देख सकते हैं, अगर वो स्वच्छ है तो। मतलब जब स्वच्छ पानी है और शांत है तो आप उसके तल को देख सकते हैं, बर्तन के। अगर वो पानी गंदा है
शांत है लेकिन गंदा है, वो भी किसी काम का नहीं। तो कभी कभी ध्यान में वो भी होता है, जो लोग ज्यादा अंतर्मुख होते हैं, पानी वैसा का वैसा गंदा है और शांत होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ शिलाचरण का काम आता है। तो सती वो करवाती है शिलाचरण। तो गंदा पानी में भी ये नहीं होता, देखा नहीं जाता क्लियरली, अस्तित्व जीवन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, वहां भी सती ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। तो पानी अगर कलरफुल है, उसमें कई सारे रंग मिलाए, मतलब जैसे हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कलरफुल लाइफ है आपका, बहुत ग्लैमरस, बहुत कलरफुल, मतलब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आँख जो चाहिए वो आंखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एंजॉय गाने सुन रहे हैं, एक तो दूसरी तरफ खाना भी खा रहे हैं और कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, इंद्रिया सभी तरफ एंगेज है, माइंड एंगेज है। तो वहां भी आप अपने आप को स्पष्ट रूप से नहीं महसूस कर सकते। आलस्य में है, आप अपने आप को ठीक से महसूस नहीं कर सकते। भागदौड़ कर रहे हैं और उस तो भागदौड़ महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसकी भागदौड़ चल रही है उस काया और चित्त मन को आप क्लियरली महसूस नहीं कर सकते। तो इस सबको पहले, ये सबको पहले मतलब काया और चित्त मन को पहले शांत करना पड़ता है, या सती से वो शांत होता है। तो सती का पहला परिणाम ये है कि आपका चित्त मन और काया और वेदनाएं निष्क्रिय नहीं होती, शांत होती है। शांत होना मतलब निष्क्रिय होना नहीं, हलचल चल रही है, वेदनाएं है, फीलिंग्स है, सुख दुख और न्यूट्रल अवस्था है, चित्त की चाहते हैं, चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व है, विचार प्रक्रिया जारी है। लेकिन सती पहला ये करती है कि ये जो है वो उसकी गति थोड़ी कम करती है, नॉर्मल करती है, नॉर्मल जो अतिरिक्त गति होती है। जैसे काम छंद में, इंद्रिय तृष्णा में अतिरिक्त गति होती है, द्वेष में अतिरिक्त गति होती है, आलस में गति एकदम कम होती है, मतलब जड़ता आती है, तो क्या कहें, भारीपन आता है। और सती जब उसको देखती है तो जो बहुत भागदौड़ कर रहा है, बहुत कंपन जिसमें है, जिसमें बहुत ज्यादा उछल कूद है, उसको पहले शांत करती है। और अगर चित्त भारी हुआ है तो उसको जगा देती है। तो सती जागृति जो है वो अस्तित्व का भान देती है, करा देती है ना, तो उसको हिला देती है, जैसे पहले कभी कभी झिझोड़ देती है। अगर अतिरिक्त हलचलें हैं, उछल कूद है, तो शांत होता है। जड़ता है, अगर ज्यादा भारीपन है तो उसको जगा के वो उसमें एक तरह की ऊर्जा बाहर आती है, लेकिन उछल कूद नहीं करेगी। तो सती का पहला काम ये है कि जो काया में उतरने के बाद इस सारी जो इम्बैलेंस हलचलें हैं, असंतुलित हलचलें हैं, वो पहले थोड़ी संतुलन में आती है, शांत होती है। फिर वहां शुद्धिकरण का भी काम शुरू होता है, चित्त शुद्धि का, मतलब शिलाचरण का। क्योंकि वो शिलाचरण नहीं होता है तो मन डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है। ये मन के समझ में आता है तो मन शिलाचरण के लिए अपने आप
प्रवृत्त होता है, मतलब वाणी और काया दोनों को प्रवृत्त करता है। जागृत मन शिलाचरण में आता है क्योंकि वो देखता है, जागृत मन देखता है और उसके समझ में आता है कि पानातिपात नहीं करना चाहिए, यदि निदान काना कामी समीक्षा वगैरह वगैरह। तो जागृति पहले देखती है, सती पहले देखती है और सकारात्मक दृष्टि से सक्रिय करती है। इसलिए पहला काम जो है इस मन को जागरूक करना, सती में लाना, होश में लाना, कॉन्शियस बनाना, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना, ये पहला काम है। और एक होने के लिए पहले उतरना है। तो कैसे उतरेंगे? शुरुआत जो है आनापान से, नैसर्गिक आनापान। हम चर्चा कर रहे थे कि नैसर्गिक आनापान अगर महसूस नहीं होता है तो छोटे बच्चे को देखो या सोए हुए आदमी को देखो, और हम अपने आप अंदर आते हैं, अपने साथ आते हैं। अभी अभी आप महसूस कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको ऐसा कुछ उपाय करने पड़ते हैं ताकि हम अपने आप से कनेक्ट हो जाए। ये प्रयोग मैंने कल करके देखा, तभी मैं आज आपको बता रहा हूँ। मतलब क्या? दूसरे को देखना, शांत सोए हुए आदमी को देखो या बच्चे को देखो, शांत सोए हुए बच्चे के पेट की हलचल तो बहुत बहुत क्लियरली महसूस होती है, क्योंकि बच्चा अगर शांत सोया है क्योंकि बड़े आदमी की तरह बच्चे में मानसिक विकृतियां कम होती है, तो उसका आनापान भी उस तरीके से चलता है। और जैसे जैसे मन संस्कारित होता है, शरीर उसके मुताबिक विचलित होता है, वाणी विचलित होती है, विचार प्रक्रिया विचलित होती है, तो फिर चित्त का कंप जितना ज्यादा होता है उतना वो आनापान का भी होता है। आनापान भी नॉर्मल नहीं था। इसलिए कोई बड़े आदमी का सांस देखना, सोए हुए बड़े आदमी को देखेंगे तो वो ऐसे नॉर्मल नहीं चलती। और खासकर जिसका चित्त शांत नहीं, मन शांत नहीं, जो तनाव में है, तनाव में सोया है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जीवन की, तो उसके काया में या आनापान में भी महसूस होते, बारीकी से देखेंगे। और छोटे बच्चे का जो सांस है वो बहुत शांति से चलता है, क्योंकि उसकी जरूरतें कम होती है। उसको एक बार थोड़ा दूध मिल गया या और मगर उसको कपड़े में लपेट दिया, है ना, उसको सुरक्षा मिल गई तो शांत सोता है और उसका आनापान शांति से चलता है। तो कहने का मतलब ये भी है कि वो सांस, नैसर्गिक सांस देखो और अपनी नैसर्गिक सांस में आ जाओ। और ये जो बाकी बातें अभी कही, तो सांस की गति चित्त और शरीर की गति पर निर्भर है। सांस की गति आपके चित्त, मन और शरीर के एक्टिविटीज पर, गतियों पर निर्भर है। तो ये भी
जितना अंदर हम अपने आप से जुड़ जाएंगे, ये थोड़ा 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 समझ में आने लगता है। और ये कनेक्टिविटी है, ये अपने आप से जुड़ जाना है। अपने आप से जुड़ गए, काया से जुड़ गए कि काया बैठी है तो बैठने में बैठना देखते हैं, खड़ी हो गई, खड़ी काया में काया खड़ी है देखेंगे, काया अगर चल रही है तो काया शरीर चल रहा है देखेंगे, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा देखेंगे, लेटा है तो लेटा हुआ देखेंगे। तो काया में काया देखेंगे, काया में उतरेंगे तो काया में काया देखेंगे। और यहाँ से लेवल 2 भी शुरू हो जाती है। तो लेवल 1 2 के संघर्ष में फिलहाल हम है अभी। कुछ लोग 1 2 के संघर्ष में होंगे। तीसरी लेवल तो बात की बात है। पहले हम सांस और काया, सांस और काया, अंदर सांस के आधार से काया से कनेक्ट हो जाना। और एक बार कनेक्ट हो गए फिर आनापान की भी आवश्यकता नहीं। ये भी अगला अगला चरण है। फिर आनापान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आपको कहीं जाना है और आपने रिक्शा पकड़ी है, ऑटो रिक्शा पकड़ी है। तो ऑटो रिक्शा में बैठ के आपको जहां जाना है वहां जाने के बाद आप रिक्शा छोड़ देते हैं, रिक्शा का काम हो गया। या ट्रेन में बैठे हैं, कहीं जाना है तो ट्रेन से उतर जाते हैं, ट्रेन छोड़ देते हैं। बस में बैठे हैं, कहीं जाना है, गए, बस छोड़ दी। आनापान में उतर गए, आनापान की गति में उतर गए, अनात्म गति के साथ सती मिल गई सांस के इसमें, और उसके आधार से आप काया से जुड़ गए। आनापान का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना आवश्यक नहीं रहता। फिर अगला काम, फिर काया, जिंदा काया, काया की हर मोमेंट। जैसे अभी मेरा हाथ घूम रहा है तो मैं अगर काया में हूँ, काया से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा घूमता हुआ हाथ मुझे महसूस होगा। बोलता हूँ तो बोलना महसूस होगा, सुन रहा हूँ तो सुनना महसूस होगा। तो एक बार इस गाड़ी में उतर गए, बॉडी की गाड़ी में उतर गए, फिर गाड़ी जैसे चल रही वो महसूस होता है। तो उतर गए क्या? गाड़ी में बैठ गए क्या? गाड़ी में उतर गए क्या? गाड़ी में बैठ गए क्या? गाड़ी चल रही है ये महसूस हो रहा है क्या? मतलब काया की गति महसूस हो रही है क्या? सांस की गति हो, पेट की गति हो, हार्ट की गति हो, आपके हृदय की गति हो, धड़ की गति हो, आप शांत बैठे हैं, उस शांत काया की गति हो। क्योंकि आप शांत बैठे लेकिन काया शांत नहीं बैठी, क्योंकि वो जिंदा है। काया एकदम शांत हो गई तो आपको उठना उठना नहीं है। फिर जिंदा काया है तो अंदर उतर गए, फिर सब एक एक करके महसूस होता है।
तो अपने आप चित्त के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाला चित्त भी महसूस होने लगता है। और जितने ज्यादा समता में, शांति में जाते हैं, तो विचार प्रक्रिया में जाएंगे, मतलब सतिपट्ठान में आ गए, सेकंड लेवल में। फिर भूल जाते हैं, फिर लेवल 1 में आना है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है। तो ये तैयारी अभी करनी है। मेरे ख्याल से ऐसा है, पूर्व तैयारी एक बार हो गई कि बाकी काम जो है अगला वो बहुत आसान हो जाता है, और ज्यादा बात करने की आवश्यकता भी नहीं रही। तो मुझे यकीन है अभी यहाँ जितने भी सीरियस और सिंसियर साधक बैठे हैं, उनको अभी ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अगर वो अपने आप के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो काम हो गया, पहला काम हो गया। अब ये कनेक्टिविटी निरंतर कैसे रहेगी, इसके लिए आपको और मुझे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास। अभी निरंतर प्रयास का मतलब ये नहीं कि सारा काम छोड़कर हम इसमें जुट जाए, वो आवश्यक भी नहीं। क्योंकि आपका सांस कोई, आप काम कर रहे हैं और सांस बंद है, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो एक क्षण के लिए कनेक्ट हो जाइए सांस के आधार। जब भी ऐसा लगता है कि सती चली गई है, तो अंदर उतरिए कि शरीर अंदर सांस लेता है पेट में, पेट से या उसके मतलब कमर, पूरा धड़। लेकिन शुरुआत जरा नीचे से क्यों होती है कि उसका मूवमेंट जरा ज्यादा होता है। पेट का मूवमेंट जो है फ्लेक्सिबल है, वो लवचिक है, उसको उसमें लचीलापन है, तो वो मूवमेंट जो है वो जल्दी महसूस। और अंदर से ऐसा लगता है कि नीचे से सांस ली जा रही। अभी मेरे ख्याल से कुछ लोगों को महसूस होता होगा कि सांस जो पेट लेता है, तो वैसे पूरा धड़ लेता है, लेकिन ज्यादा शुरू में महसूस होता है वो नीचे। मुझे तो वैसा लगता है। और बाद में अगर गहरी सांस है, बड़ी सांस है, तो पूरे उसमें धड़ में फैल जाती। जैसे कि आप जांबई देते, जांबई बनते ना अपन, मराठी में और हिंदी में भी जामई शब्द है मेरे ख्याल से, वही शब्द है। तो देते हैं तो क्या होता है, आप गहरा सांस लेते हैं ना, गहरी सांस, बड़ी सांस जब लेते हैं तो वो जामवे की तरह, क्योंकि वो शरीर की जरूरत है, काया की आवश्यकता है। प्राणवायु जब कम कम मिलता है तो ज्यादा प्राणवायु खींचने के लिए जामवई, शरीर जामवई देता है। और दीर्घ सांस होती है, दीर्घ आनापान होता है, और दीर्घ आनापान होता है तो दीर्घ आनापान सभी काया में फैलता है, लेकिन नॉर्मल आनापान जो है वो नीचे ज्यादा महसूस होता है। गहरा आनापान जो है वो सभी तरफ महसूस होता है, छाती और पेट और नीचे तक सब। इवन आपको आपकी पीठ का भी ये महसूस होता है। इस समय आप ये कर सकते हैं, मतलब जैसे प्राणायाम में किया जाता है या जांबई के समय, तो आपको पूरी काया का ब्रीदिंग, आपको आनापान आपको ये होता है, महसूस होता है। तो अंदर उतरने के बाद अगला काम वही है कि आन की और अपान की क्या अवस्था है, वो छोटा है क्या,
ह्रस्व कहा, ह्रस्व कहा है उसे। सुत्त में क्या कहा है? ह्रस्व, मतलब छोटा है क्या सांस? छोटा है तो छोटा है, ये सती के साथ देखिए। आन अगर छोटा है तो छोटा आन है, ये महसूस कीजिए सती के साथ। छोटा अपान है तो सती के साथ महसूस कीजिए, छोटा अपान है। दीर्घ आन है मतलब बड़ी सांस है, दीर्घ आन है तो दीर्घ आन है, ये सती के साथ महसूस कीजिए। दीर्घ अपान है तो दीर्घ अपान है, सती के साथ महसूस कीजिए। लेकिन जब जैसा है तब वैसा महसूस करना है, जानबूझकर वह करने की आवश्यकता है। हाँ, अभी जैसे सांस अगर कम मिलती है हमको और आवश्यक है दीर्घ सांस लेना तो ले सकते है ना। कभी कभी जैसे अभी जिन लोगों को कुछ सांस की तकलीफ है और बादल छाए हैं तो वो उनको जैसे दमे का पेशेंट है तो उसको ज्यादा गहरी सांस की आवश्यकता होती है, वो तो बड़ी सांस लेता है, जानबूझकर लेता है। हमारा भी ऐसा कुछ अगर होता है, जानबूझकर बड़ी सांस लेनी पड़ती है, लेकिन वहां सती छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य काम वो है सती को हर स्थिति में, हर गति में मिला देना है। हर स्थिति में, हर गति में सती को मिला देना है, और हर गति, हर स्थिति अनात्म है, हम नहीं करते, वो वैसी शरीर की काया की अवस्था है। इसलिए अनात्म गति के साथ सती। ये अनात्मा आपको बहुत मेरे अनुभव के मुताबिक अंत में बहुत काम आता है। अंत में मतलब जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाती है और आपको कई सारी बातें समझ में आने लगती है और आपका अनात्म बोध अगर मेंटेन है, सत्कार दृष्टि के बंधन से आप मुक्त है, अहंकार से मुक्त है और आपको ज्यादा से ज्यादा अनुभव आने लगते हैं, तो ये सत्कार दृष्टि का के बंधन से मुक्त अवस्था या अहंकार से मुक्त अवस्था, यानी ये अनात्म की अवस्था आपको उस वक्त बहुत काम आएगी जिसे उपेक्षा कहा है। इसलिए हम शुरू से ही उसका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बनता है बाद में। और बुद्ध ने भी पहला जो संयोजन, दिक्कत यानी अड़थड़ा, पहला जो संयोजन बताया है वो स्व का ही बताया है, सत्कार दृष्टि। ये काया मैं हूँ, स्व काया। ये काया मतलब यहाँ अस्तित्व, पूरा जिंदा काया, वो जिंदा काया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये काया मैं हूँ, ये आत्म भाव अगर आपके ज्ञान या साधना में वैसा ही रहता है, तो जैसे जैसे साधना अच्छी होती जाती है, मतलब गहरी होती जाती है, आपका अहंकार भी, आत्म भाव भी उसके मुताबिक बढ़ सकता है और वो अंत में प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए समाधि के बाद भी अगर उपेक्षा नहीं है, अनात्म बोध नहीं है, तो वो प्रॉब्लम बनता है और इसमें कई सारे साधक अटक जाते हैं। और इसी विषय को लेकर मध्यम निकाय का पहला सूत्र है, मूल पर्याय सूत्र। और वो सूत्र जो है वो जैसे ही आनापान सती सूत्र में भी बहुत पहुंचे हुए भिक्षु है, साधक है, तो वहां पहले सूत्र में भी ऐसे पहुंचे हुए साधक है और पहुंचे हुए साधकों को
जैसे बुद्ध ये अनात्म का और उपेक्षा का ये भाव सिखा रहे, बता रहे कि आप श्रोतापन्न हो, तो श्रोतापन्न का अहंकार है तो फिर वो दिक्कत बनती है, प्रॉब्लम बनता है। सकृतागामी हो, अनागामी हो, अरहत पद के नजदीक हो, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के मन में अगर मैं बुद्ध हूँ ये भाव आता है तो वो बुद्ध होने से मतलब होने में वो खुद के लिए अड़चन बनता है। तो बुद्ध के मन में मैं बुद्ध हूँ ये भाव नहीं रहता। वो बुद्ध तो एक अवस्था है और वो किसी कार्य कारण भाव से मिलती है, तो इसमें मैं मेरा ये भाव नहीं होना चाहिए। जब तक वो है तब तक विमुक्ति, दुख मुक्ति नहीं मिल सकती, निब्बान नहीं मिल सकता। इसलिए सारे प्रयासों के साथ ये अनात्म बोध भी, इसकी भी सती चाहिए कि मैं अनात्म बोध में हूं या नहीं। कहीं मैं हर अनुभव के साथ, हर साधना के साथ, हर प्राप्ति के साथ मेरा मैं तो नहीं जुड़ रहा, तो वो प्रॉब्लम बनता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। कुछ चर्चा करनी है तो कर सकते हैं। जय भीम सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का सत्र बहुत ही जहाँ आप जा रहे थे वहाँ हमको ले जा रहे थे। आप जा रहे थे, मैं नहीं ले जा रहा था, आप जा रहे थे। हम जा रहे थे। तो आपको सचमुच कृतज्ञता के साथ मैं कहता हूँ कि वो अनुभव सही है, अनुभव आया जो कि हम व्यक्त नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। वैसा जुबानी बोल सकते हैं, कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गए यार। यही बोलना, ये शब्द में आपका कनेक्टिविटी के बारे में जो प्रयास है वो बहुत सफल है। मैं महसूस करता हूँ। ओके, धन्यवाद। मेरा इतना ही कहना। और सती की कनेक्टिविटी जब होती है तो जिंदापन ज्यादा महसूस होता है। हाँ, सचमुच सती जागृति की कनेक्टिविटी अगर है अपने साथ तो थोड़ा पहले से ज्यादा जिंदापन महसूस होता है, मृतावस्था कम होती है। अपमादो अमृत पदम, जो जागृति है वो अमृत पद है, मतलब मृतावस्था कम होती है वहां। वरना हम मूर्छित है तो मूर्छित है मतलब मरे हुए के समान है। जितने अजागृत उतने मरे हुए के समान, और जितने जागृत उतना जिंदापन। उस गाथा का ये अर्थ है, अपमादो अमृत पदम। हम अपमाद के लिए प्रयास कर रहे हैं, जागृति के। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा मार्गदर्शन हो गया। सती अहम भाव के साथ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात की आपने। थैंक यू। दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। अनात्म सती, अनात्म सती, अनात्म गति और सती। क्योंकि बाद में मुझे बहुत समझ में आया मैं बहुत सबसे ऊपर है, ऐसा अहम भाव भी नहीं चाहिए। मैं बहुत दिन से साधना करता है और मैं सबसे ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात की है। थैंक यू।
और सतत कंटिन्यू जागृत, इसका आज का अपना बोलने अपना वर्कशॉप का यही अर्थ है कि हमेशा जागृत रहना चाहिए, और वो तुम हमेशा हमको जागृत करने की कोशिश करते हैं। और आप साधना करते हैं, उसका आपको लाभ होगा। हाँ, अनुभव शेयर करना ये पहला चरण है, पहली स्टेज है, लेकिन आप अपने आप में कनेक्ट हो जाते हैं, अपना काम खुद करते हैं स्वावलंबन से, ये फायदेमंद है ज्यादा। नहीं तो क्या सुनेंगे और छोड़ देंगे, है ना। वो कहावत है ना मराठी में, इकडून तिकडे काय असं आहे ना, इकडून तिकडे गेले वारे, नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। वैसे इधर इस कान से सुना और उस कान से छोड़ दिया, ऐसा अगर चलता है तो नहीं। जो सुनाए, जो श्रुत में प्रज्ञा है, जो सुनने से बोध होता है, वो बोध उतरना चाहिए। चिंतन उसे चिंतन कहते हैं। चिंतन में जागृति होती है, क्योंकि चिंतन शांति के साथ ही चलता है, और सती शांति लाती है। जहाँ सती नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ शांति नहीं वहाँ चिंतन नहीं। तो मन चिंतन में जाता है तो गहराई में उतरता है, और फिर जो कुछ सुना है वो अपना बन जाता है। मतलब आत्म भाव से अपना नहीं, वो अनुभव उसे अनुभव कहते हैं। वो अनुभव का मतलब इस जीवन का अंग बनता है, अनुभव बनता है। जो सुनाई देता है, जिस पर चिंतन चलता है, वो अनुभव में आता है। तो श्रुत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा, 3 तरह की जो प्रज्ञा होती है वो इस तरह से काम करती है। तो रुकेंगे यहाँ पर। कोई रह गया है तो आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, या आपका सवाल कल भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 8:01 हो गया, आज समाप्ति समय पर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।